नमस्कार दोस्तों। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। और आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ मैं, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स के बारे में। आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के ऊपर एक वीडियो बनाया था, डिटेल में वीडियो बनाया था, और काफ़ी चीज़ें जो हैं हम वो डिस्कस कर चुके हैं उस वीडियो में। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स क्या होता है, किस तरह के इन्फेक्शन काउज करता है, इसकी मीडिया प्रोफाइलिंग कैसे रहती है, ग्राम स्टेलिंग प्रोफाइलिंग कैसे रहती है, कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो इसके लिए किए जाते हैं, और इम्पॉर्टेंटली हम विजिलेंस फैक्टर्स भी डिस्कस करेंगे इसमें। तो दोस्तों बने रहिए चैनल में, इस वीडियो में बने रहिए, आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि जो है पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स के बारे में। इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों कि जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स है वो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, इसलिए मैंने पर्पल कलर से इसको यहाँ पे इसकी इल्यूस्ट्रेशन डिजाइन की है, और चेन्स में होता है। तो अगर आपके पास कोई सैंपल है और आपने उसकी टेस्टिंग करनी है, और आपने जब ग्राम स्टेनिंग उसकी टेस्टिंग करी, तो आपको इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिखे उसमें, यानी राउंड शेप स्ट्रक्चर और ग्राम पॉजिटिव और चेन्स में। तो मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म किस जीनस को बिलोंग करेगा? स्ट्रेप्टोकोकस जीनस को बिलोंग करेगा। उसके बाद फिर आप फर्दर टेस्टिंग करेंगे और उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स है या नहीं। एंटीजन बेस्ड टेस्टिंग होती है, बेसिक ट्रेसिंग एक टेस्ट है, वो भी आप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो डिस्कस करूंगा लेटर इस पर्टिकुलर वीडियो में। और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और विजिलेंस फैक्टर्स जो होते हैं वो एक ऑर्गेनिज्म को डिजीज जब काउज करनी होती है किसी भी सिस्टम में, तो वो इस तरह के, आप कह सकते हैं, हथियार यूज कर सकता है, इस तरह के फैक्टर्स यूज करता है जिससे जो सिस्टम में डिस्ट्रक्शन हो जाती है। जैसे अगर ह्यूमन सेल को डिस्ट्रॉय करना है तो इस तरह के जो विरुलेंस फैक्टर्स हैं वो रिलीज होते हैं पर्टिकुलर बैक्टीरिया से। तो इसमें कौन कौन से विरुलेंस फैक्टर्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए जानने की कोशिश करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स क्या होता है, क्या इसके विरुलेंस फैक्टर्स होते हैं, और किस तरह से इसको डायग्नोस किया जा सकता है। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं, आइए। चलिए तो पहली स्लाइड पे आ गए हम लोग। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मॉर्फोलॉजी और कल्चरिंग कैसी रहती है, ब्लड कल्चर कैसा रहता है, और कौन कौन से जो इन्फेक्शन होते हैं वो इससे रिलेटेड रहते हैं, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड रहते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई, कोकाई होता है कि जो राउंड जो स्ट्रक्चर होता है सेल्स का उसको कोकस या कोकाई कहते हैं। नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकता, नॉन मोटाइल। इसमें फ्लैजेला इस तरह के अपेंडेजेस जो होते हैं जो यूज होते हैं मोटिलिटी के लिए वो नहीं होते। और दूसरा ये जो है कि चेन्स में होता है ये ऑर्गेनिज्म। तो अगर आपने ग्राम स्टेनिंग की और आपको इस तरह के चेन में ये राउंड शेप बैक्टीरिया दिखे तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस जीनस के बैक्टीरिया प्रेजेंट है सैंपल में। डायमीटर 1 माइक्रोमीटर जो है सेल का डायमीटर रहता है, वो सिमिलर रहता है एंटरोकोकस का भी इतना ही रहता है, स्टेफाइलोकोकस का भी इतना ही रहता है डायमीटर। तो आप इस तरह से भी एक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और दूसरा चेन्स में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है कि ब्लड कल्चर। अगर आपने जो सैंपल है वो ब्लड प्लेट पे, ब्लड एगर प्लेट पे जो है उसको सैंपल किया है, और आप देख रहे हैं कि हिमोलिसिस उसमें बीटा हिमोलिसिस दिख रही है। हिमोलिसिस के बारे में जानना है तो आप मेरे जो पिछला जो वीडियो वो जरूर देखिए जिसमें अल्फा बीटा और गामा हिमोलिसिस को डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। बहुत ज़रूरी है दोस्तों वो देखना, अगर आप बैक्टीरियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो। इसमें जो इन्फेक्शंस हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो कॉमन होते हैं, और दूसरा स्किन एंड सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू इन्फेक्शन इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं। ये ह्यूमन पैथोजन कंसीडर किया गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से जो इसकी कॉलोनीज जो है वो बीटा हिमोलिसिस प्रोड्यूस करती हैं। बीटा हिमोलिसिस यानी क्लियर जोन ऑफ हिमोलिसिस आपको दिखेगा इसके केस में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दोस्तों। मैं आपको विजिलेंस फैक्टर के बारे में दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या जो है इसके विजिलेंस फैक्टर्स होते हैं, और वो जो स्पेसिफिक विजिलेंस फैक्टर्स हैं वो क्या क्या करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं।
ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड जिसमें हम डिस्कस करेंगे विरुलेंस फैक्टर्स के बारे में। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि विरुलेंस फैक्टर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है और होस्ट में डिस्ट्रक्शन करता है उन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स से, उन पर्टिकुलर प्रोटीन से, राइट। तो इसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए कितने अलग अलग तरह के जो हैं वो मॉलिक्यूल ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है और हर एक मॉलिक्यूल का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ और एस के बारे में। ये दो तरह के स्ट्रेप्टोलाइसिन्स होते हैं जो स्ट्रेप्टोकोकस पाइजीन्स प्रोड्यूस करता है और जो रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रक्शन करने के लिए यूज होते हैं, और जब वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो उससे जो मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको एज ए ग्रोथ फैक्टर यूज करता है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे रेड ब्लड सेल में डिस्ट्रक्शन हुई और जो भी मॉलिक्यूल डिस्ट्रक्शन के लिए यूज होगा उसको विरुलेंस फैक्टर यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। तो पहला स्ट्रेप्टोलाइसिन जिसमें ओ और एस जो है वो यूज हो सकते हैं। और ओ और एस के बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप हिमोलिसिस वाला वीडियो जरूर देखिए, उसमें बीटा हिमोलिसिस के पोर्शन में मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे रेड ट्राइंगल से आपको स्ट्रेप्टोलाइसिन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं ताकि आपको जो है याद रही चीजें। चलिए, तो एक और इसमें एक पॉइंट है कि स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एज ए एंटीजन भी होता है। तो अगर एंटीबॉडीज आपने सर्च करनी है तो स्ट्रेप्टोलाइसिन एज ए एंटीजन यूज कर सकते हैं आप, और अगर आपको एंटीबॉडीज देखने हैं तो आप इस तरह से इसको ले सकते हैं कि इनडायरेक्ट टेस्ट ले सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ इन्फेक्शन इन एनी सिस्टम। ह्यूमंस के केस में, एनिमल्स के केस में अगर आपने डिटेक्ट करनी है तो आप एंटीबॉडीज डिटेक्ट कीजिए अगेंस्ट दिस एंटीजन, तो आपको जो है ये इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी कि होस्ट में जो एंटीबॉडीज बनी हुई है, अगर आप एंटीजन यूज कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक एंटीजन यूज कर रहे हैं, तो आप एंटीबॉडी बेस्ड टेस्टिंग कर सकते हैं और उससे डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। दूसरा जो टॉक्सिन है वो है पायरोजेनिक स्ट्रेप्टोकोकल एक्सोटॉक्सिन। ये पर्टिकुलर प्रोटीन जो होती है वो फीवर, सेप्सिस और सेप्टिक शॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है थ्रू प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस। तो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन सिग्नलिंग क्या होती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है इस तरह के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है कि इम्यून सिस्टम को जो एक्टिवेट कर लेते हैं। जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होता है, उसके केस में इफेक्टर मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं, जैसे टीएनएफ अल्फा एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन कंसीडर किया गया है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं और वो क्या करते हैं कि सिस्टम में जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना, इस तरह के जो है इफेक्ट काउज करते हैं, इसलिए उनको इफेक्टर मॉलिक्यूल कहते हैं, जो कि फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर वो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस रिलीज हो जाते हैं तो क्या हो जाता है कि फीवर हो जाता है, वो जो कि इन्फेक्शन के केस में काफी हद तक फायदेमंद रहता है। लेकिन अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वो सेप्सिस या सेप्टिक शॉक के रूप में जो है डिस्ट्रक्शन कर देता है ऑर्गन्स की। इसलिए ये जो पर्टिकुलर एक्सोटॉक्सिन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है उस पर्टिकुलर डैमेज के लिए जो कि सेप्टिक या सेप्टिक शॉक यहाँ पे कहा गया है। तो पायरोजेनिक ऑब्वियसली रिलेटेड टू फीवर यहाँ पे इसको कहा गया है। तो पायरोजेनिक स्ट्रेप्टोकोकस एक्सोटॉक्सिन जो है वो काफी ज्यादा डेंजरस जो है यहाँ पे ये प्रोटीन कंसीडर की गई है इसके इन्फेक्शन के केस में। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका हाइलुरोनिडेज, डिग्रेडेशन ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। तो हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो सेल्स को अटैच रखने में काम आता है, सेल्स जुड़े रहते हैं आपस में, तो वो जो एसिड होता है वो ये फंक्शन करता है और इसमें इस तरह की प्रोटीन रिलीज करता है कि उस पर्टिकुलर इंटरेक्शन को तोड़ दिया जाता है उसके केस में। तो जब होस्ट को डैमेज हो रहा है इनडायरेक्टली थ्रू डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एसिड, तो हम इसको एज ए विरुलेंस फैक्टर कंसीडर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है डीएनए ब्रेकडाउन। डीएनए जो होते हैं वो इस तरह के एंजाइम होते हैं जो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, तो डीएनए को डिस्ट्रक्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डीएनए अगर डिस्ट्रक्ट हो गया तो सेल को एक बहुत बड़ा डैमेज जो है वो झेलना पड़ सकता है। तो ये भी एक तरह का इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर है। नेक्स्ट स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज उस वो प्रोटीन होती है, वो एंजाइम होते हैं जो फाइब्रिन, हमारे ब्लड में जो प्रोटीन होती है फाइब्रिन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी कोई टिश्यू डैमेज होता है, ब्लड रिलीज होता है, तो क्लॉटिंग करने के लिए फाइब्रिन जो प्रोड्यूस होती है फ्रॉम फाइब्रिनोजन, राइट, पूरा मैकेनिज्म होता है। फाइब्रिनोजन गेट्स कन्वर्टेड टू फाइब्रिन, फाइब्रिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू ब्लड क्लॉट। 3 डायमेंशनल एक
मैश बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो है जो जो ब्लड रिलीज होना होता है वहाँ इंजरी की साइड से वो बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो इस तरह की जो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है कि वो पर्टिकुलर फाइब्रिन को डिसॉल्व कर रही है, यानी वहाँ पे क्लॉट नहीं बनने देगा और जो है ब्लड निकलता रहेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हो जाता है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का। स्ट्रेप्टोकाइनेजेस जो हैं वो ब्लड क्लॉट डिजॉल्विंग फैक्टर्स के रूप में भी यूज़ होते हैं। तो ये भी एक तरह के जो रिसर्च की गई है ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर की गई है कि उनके स्ट्रेप्टोकाइनेज निकाले गए हैं और जहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है उसको इस एंजाइम से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन जब इन्फेक्शन हो गया इसकी वजह से, तब अगर ये एंजाइम रिलीज हो गया, अधिक मात्रा में रिलीज हुआ, तो इससे डैमेज हो सकता है सिस्टम में। तो ये एज ए विरुलेंस फैक्टर इसको कंसीडर किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग दीज विलेंस फैक्टर जो है अभी थोड़ा क्लियर हुई है। लेकिन इन फ्यूचर हम डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर क्या रहता है, किस तरह से फंक्शन करते हैं ये। तो काफ़ी जो है हम वो वीडियोस इस पे बना सकते हैं और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा लैब डायग्नोसिस के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलिए तो हम लैब डायग्नोसिस वाली स्लाइड पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा दोस्तों आपके साथ। माइक्रोस्कोपिक कल्चरिंग, सेकंड पॉइंट एंटीजन डिटेक्शन, थर्ड पॉइंट बेसिक ट्रेसिंग टेस्ट। तो ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके केस में। तो जब भी आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लैब टेस्टिंग करनी होती है, लैब डायग्नोसिस करनी होती है, तो पहले आप माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं, ग्राउंड स्टेनिंग करते हैं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। इसके केस में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि चेन्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, राउंड बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है, काफ़ी हद तक चांस है स्ट्रेप्टोकोकस जीनस को बिलोंग करेगा। फिर आप करेंगे बीटा हेमोलिसिस ब्लड एगर के ऊपर, तो आपको जो है वहाँ से आइडिया लग जाएगा कि अगर आपको बीटा हेमोलिसिस इस तरह की जो है पैटर्न दिख रहा है तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स के होने के। उसके बाद आप स्पेसिफिक एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप ह्यूमन सैंपल है, एंटीबॉडीज देखनी है, तो एंटीजन आप यूज़ कीजिए। जैसे मैं आपको स्ट्रेप्टोलाइसिन एंटीजन के बारे में बता चुका हूँ पिछली स्लाइड में। और ग्रुप ए एंटीजन जो है वो भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं बाय पार्टिकल कोटेड विद एंटीबॉडीज। तो क्या होता है कि स्पेसिफिक सिस्टम में एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं, उन एंटीबॉडीज को आप यूज़ कर सकते हैं टू डिटेक्ट स्पेसिफिक एंटीजन्स, राइट। तो अगर आपने ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट करना है तो आप एंटीजन, ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट करना है तो आप एंटीबॉडीज यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एंटीबॉडीज डिटेक्ट करनी है तो आप एंटीजन यूज़ कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए अभी कि एंटीजन और एंटीबॉडीज में डिफरेंस क्या होता है। उम्मीद है मुझे कि आपको आइडिया है। अगर आपको नहीं आइडिया है तो कुछ एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो आप देख लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उसमें हम यूज़ करते हैं जैसे एग्लूटिनेशन टेस्ट हो गया, लेटेस्ट एग्लूटिनेशन, को एग्लूटिनेशन टेस्ट होते हैं। इनको डिटेल में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, यहाँ पे बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसको थोड़ा शॉर्ट रखते हैं। नेक्स्ट है बेसिक ट्रेसिंग डिस्क टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन यूज़ होती है इस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक की, क्योंकि अगर ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो फॉल्स पॉजिटिव जो है रिजल्ट आने के चांसेस हैं। इसके केस में जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स हैं वो सेंसिटिव रहता है। तो आप यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि देखिए बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहा है डिस्क के इर्द गिर्द, और यहाँ पे जो स्ट्रेप्टोकोकस अगलैक्टिक के केस में जो है वो ग्रोथ हो रही है। तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपने एज ए कंट्रोल लेना है तो आप नेगेटिव स्ट्रेप्टोकोकस अगलैक्टी यूज़ कर सकते हैं, और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स सेंसिटिव होगा इसके अगेंस्ट। तो आप जो है ये प्रोसेस पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप जो इसको कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपके पास सैंपल आया तो फर्स्ट ग्राम स्टेनिंग कीजिए। ग्राम स्टेनिंग के बाद आप जो है क्या कर सकते हैं, इसमें कल्चरिंग कर सकते हैं, कैटालिस टेस्ट कर सकते हैं। आपको बता चुका हूँ मैं कि ये कैटालिस नेगेटिव रहता है, स्टेफाइलोकोकस कैटालिस पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद आपने एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, अगर आप के पास फैसिलिटियाँ कर सकते हैं, बेसिक ट्रेसिंग टेस्ट कर सकते हैं, और आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म आपके पास सैंपल में है। पीसीआर बेस्ड टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एज ए माइक्रोबायोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी के स्टूडेंट जो हैं ये टेस्ट आपको पता होने चाहिए।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों लैब डायग्नोसिस के बारे में आपको सही इन्फॉर्मेशन मिली होगी, सही जानकारी मिली होगी। तो चलिए कंक्लूड करते हैं प्रेजेंटेशन, और मैं आपको समराइज कर देता हूँ पॉइंट्स क्या क्या हमने डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार समराइज कर देते हैं पॉइंट्स। इस प्रेजेंटेशन में हमने कुछ एक बातें डिस्कस की जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन से रिलेटेड थी। आपको मैं एक बार स्लाइड्स दिखा देता हूँ। जो स्लाइड्स हमने डिस्कस की, पहली स्लाइड में हमने डिस्कस किया, ये देखिए मॉर्फोलॉजी और कल्चरिंग के बारे में डिस्कस किया कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये चेन्स में प्रेजेंट होता है। जब इसकी ग्राम स्टेनिंग प्रोफाइलिंग आप करेंगे तो ग्राम पॉजिटिव इन चेन्स में आप कोकाई यानी सर्कुलर शेप बैक्टीरिया देखेंगे। ब्लड कल्चर में बीटा हिमोलिसिस आपको देखने को मिलेगी, और ये ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम। ये ऑल्सो स्किन और सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू इन्फेक्शंस भी काउज करता है। दूसरी स्लाइड में हमने विजिलेंस फैक्टर्स डिस्कस किए, डिटेल में आपके साथ कर चुका हूँ मैं। यहाँ पे एक बार नाम जो है वो बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से हमने डिस्कस किए थे। हमने डिस्कस किया स्ट्रेप्टोलाइसिन्स, जिसमें ओ और एस हमने डिस्कस किया। पायरोजेनिक स्ट्रेप्टोकोकल एक्सोटॉक्सिन्स, हाइलुरोनिडेज हमने डिस्कस किया, डीएनएज और स्ट्रेप्टोकाइनेजेस। नेक्स्ट स्लाइड में हमने थोड़ा सा टच करने की कोशिश की लैब डायग्नोसिस के टेस्ट के बारे में, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस पे जो है डिटेल वीडियो हम इन फ्यूचर बनाएंगे। उसके साथ साथ मैंने बेसिक ट्रेसिंग टेस्ट पे आपके साथ डिस्कस किया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। जो भी माइक्रोबायोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी इंफॉर्मेशन अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स के लिए अवेलेबल थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा अब खुद से भी सर्च करेंगे, खुद भी आप अपने नोट्स बनाएंगे। ऑब्वियसली आप मेरी जो है वीडियो नोट्स यूज़ कर सकते हैं, और उम्मीद करूँगा कि ये नोट्स जो हैं आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट से जो मोटिवेशन मिलती है उससे मैं एक नया वीडियो बहुत अच्छे ढंग से बनाने की कोशिश करता हूं, और उम्मीद रखता हूं कि आपके लिए वो वीडियो फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां पे इसी तरह का एक वीडियो हम डिस्कस करेंगे, इसी तरह एक टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।